इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब और भयानक दौर से जा रही। इजराइल के हमले देखकर ऐसा लगने लगा है कि वो जल्दी ही गाजा पट्टी को हवाई पट्टी जैसा समतल बनाने पर उतारू। इजराइल का दावा है कि उसने अपने हमलों में अब तक 1500 से ज्यादा हमास आतंकियों को ठिकाने लगाया है। अभी तक इजराइल हवाई हमलों के जरिए हमास के ठिकानों को आतंकियों की कब्र बना रहा था। अब इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले भी कर रहा है, यानी हालात और ज्यादा बुरे होने जा रहे हैं। इस युद्ध में अभी तक किसी भी देश ने खुलकर एंट्री नहीं ली थी, लेकिन कल पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। कल व्लादिमीर पुतिन ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों को लेकर वही कहा जो लगभग पहले से तय था। पुतिन ने अमेरिकी नीतियों को युद्ध के इस हालात की वजह बताया है। पुतिन के मुताबिक अमेरिका की मिडिल ईस्ट से जुड़ी नाकाम नीतियां ही इस युद्ध का कारण है। Ваш визит проходит в Россию на фоне кризисов, и украинский кризис продолжается. Но вот, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решений Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства. व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ बता दिया है, और यह लगभग पहले से तय था कि जब पुतिन बोलेंगे तो अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपने निशाने पर लेंगे और हर हाल में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े दिखेंगे। इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहली वजह इजराइल और अमेरिका की दोस्ती। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर से ही रूस ने इस वजह से हमेशा फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच ये जो युद्ध शुरू हुआ है, उसे पुतिन एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। पुतिन इस युद्ध में फिलिस्तीन का पक्ष लेकर पूरे मुस्लिम जगत को अपने पक्ष में शायद करना चाहते हैं। मुस्लिम जगत में फिलिस्तीन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसका फायदा पुतिन उठाना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि पिछले 18 महीनों से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। दुनिया के केवल कुछ ही देश हैं जिन्होंने रूस को सैन्य मदद दी है। इनमें उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में शहीद ड्रोन्स दिए थे, जिनका इस्तेमाल उसने यूक्रेन में किया था। यूक्रेन युद्ध में जो मदद ईरान ने की है, रूस इस मदद के बदले में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है। तीसरी वजह है सीरिया। सीरिया में पिछले 1.5 दशकों से गृह युद्ध चल रहा है। इस समय में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में मुख्य रूप से रूस और ईरान ही खड़े हैं। रूस ने असद की मदद के लिए अपने कुछ सैनिकों और वायु सेना को वहां भेजा था। वहीं ईरान की कुछ फोर्स भी सीरिया में असद की तरफ से गृह युद्ध में शामिल है। देखा जाए तो सीरिया एक और ऐसा देश है जहां पर रूस और ईरान के बीच मजबूत गठजोड़ दिखाई देता है। चौथी वजह यह है कि रूस पिछले करीब 18 महीनों से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। वो उसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताता है। रूस ने जब यह युद्ध शुरू किया था तो उसे लगा था कि 4-5 दिनों में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका यह आंकलन पूरी तरह से गलत साबित हुआ। यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमले किए और इसके लिए उसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की मदद मिली। इन देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध में सीधे एंट्री नहीं ली, बल्कि यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद दी, जिसकी वजह से रूस को अभी तक वहां जंग लड़नी पड़ रही है। यूक्रेन के मामले में अमेरिका और यूरोपीय देशों की इस मदद की वजह से भी रूस उनके खिलाफ नजर आ रहा है। तो मुख्य रूप से ये वो 4 बड़ी वजह हैं जिसने रूस को फिलिस्तीन का समर्थक बनाया है। हालांकि वो इजराइल और हमास के युद्ध में सीधे तौर पर नहीं उतर सकता, लेकिन फिलिस्तीन को अपना समर्थन देकर वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ दिख रहा है।
इजराइल और अमेरिका की दोस्ती बहुत पुरानी है। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका ने सैन्य मदद भेजनी शुरू कर दी है। अब खुले तौर पर अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया है। The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. इससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन से फोन पर बात की थी। इस फोन कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास के हमलों की बर्बरता के कई उदाहरण जो बाइडेन को बताए। इस फोन कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से और क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनवाना चाहते हैं। Mr. President Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support and the work of your entire administration to support us. The Israeli people were deeply moved by the emotion that Admiral Kirby showed in his interview yesterday. It was deeply moving, and it represented the depth of commitment that you have, your administration have, and the American people across the board have for Israel. Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds and their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters who came to a nature festival and just like put 5 jeeps around a depression in the soil, and like Babi Yar, they mowed them down, making sure that they killed everybody. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. Z News.